कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और आपको उन्हें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और फाइनली जब आप अपना बोर्ड का पेपर दो तो उसको कैसे अटेम्प्ट। पेपर के अंदर अगर आपकी कंप्लेंट ऐसी है कि जी हम पेपर लिखना शुरू करते हैं और हमारे माइंड में बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, तो उसका सिंगल रीज़न है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। जिसके लिए चाणक्य नीति में कितना प्यारा श्लोक मुझे मिला, जिसके अंदर वो लिखते हैं, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य। आपको नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी क्वेश्चन है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे। आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके दो इन्फ्लुएंसेस हैं। पहला कि आपने क्लास 9th पास कर ली है, तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए बधाई। दूसरा कि आप अपने क्लास 10th के लिए यू आर डैम सीरियस अबाउट इट। आप अपने 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, उसके लिए फिर से आपको बधाई, क्योंकि आप एक बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको ये बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप अपनी क्लास 10th को कैसे स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट करें, कैसे उसको अप्रोच करें, ताकि आप क्लास 10th के बोर्ड में तो 99.9 इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आए ही आए। साथ में क्योंकि क्लास 10th आपके क्लास 11 12 और जितने भी आपके फ्यूचर के ड्रीम्स हैं, आपको डॉक्टर बनना है, आपको आईआईटी में जाना है, आपको यूपीएससी क्लियर करना है, उन सब के लिए जो फाउंडेशनल बेस होती है किसी भी बिल्डिंग की, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है उसकी नींव। और वैसे ही अपने पूरे एजुकेशन की जिसको नींव बोला जाता है वो होती है हमारी क्लास 10th। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th, क्योंकि जो आपको इस क्लास में पढ़ाया जाएगा उसी के ऊपर, उसी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही क्लास 11th की फर्स्ट फ्लोर बनेगी, उसके ऊपर क्लास 12th की सेकंड फ्लोर बनेगी। और फ्यूचर में आप, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आप नीट का एग्ज़ाम देंगे, आपको इंजीनियरिंग साइड में जाना है, आप जेई का एग्ज़ाम देंगे, यूपीएससी में जाके आप सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आज पूरी क्लास 10th का ओरिएंटेशन में देना चाहता हूँ। ओरिएंटेशन में ये कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और आपको उन्हें कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और फाइनली जब आप अपना बोर्ड का पेपर दो तो उसको कैसे अटेम्प्ट, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपके यहाँ पे क्लास 10th में 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? सोशल साइंस, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये छोटे छोटे इसके चैप्टर्स हैं, जिसको ब्रीफ में क्लास 11th और 12th में पढ़ाया जाएगा। साइंस, साइंस की जो बेसिक साइंस है वो आपके क्लास 10th में पढ़ाई जाती है आपको। मैथ्स बेसिक और स्टैंडर्ड, ये दो होते हैं। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ एडवाइस करूँ, अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपका मैथ्स कुछ हद से ज़्यादा वीक है, तब तो आप बेसिक लें। लेकिन अगर आपको आईआईटी लेना है तो आपको स्टैंडर्ड लेना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। जो दिक्कत आती है वो होता है एवरेज स्टूडेंट्स के लिए। एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हमेशा फंसते हैं कि वो बेसिक लें या एडवांस लें। तो दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करूँगा आप एडवांस लें। क्यों? क्योंकि पेपर इन दोनों का जो बोर्ड का पेपर होता है, उसका डिफ़िकल्टी लेवल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मोटा-मोटा सेम ही होता है। क्योंकि ऐसा करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। आपके पास क्लास 10 के अंदर आप मैथ्स भी ले पाएँगे और बायोलॉजी भी ले पाएँगे। आपके पास वो दोनों ऑप्शन रहेंगे। लेकिन अगर आपने अभी बेसिक ले लिया तो आपके हाथ से वो दूसरा ऑप्शन तो चला गया। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आपको एमबीबीएस ही करना है, अगर आपको डॉक्टरी इस फील्ड में ही जाना है, हेल्थ के सेक्टर में जाना है, तो आप अगर बेसिक लें तो भी अच्छा है। चौथा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है इंग्लिश। और लास्ट वाला, यहाँ पे कुछ वो डिपेंड्स ऑन स्कूल और आपके इंटरेस्ट कि आप संस्कृत लेंगे, हिंदी लेंगे या कोई अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लेंगे। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आपकी संस्कृत की कोई बेसिक नॉलेज है, अगर आप अभी तक 9th तक संस्कृत पढ़ते आए हैं और अगर आपको संस्कृत में ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती नहीं है, तो आप संस्कृत ही लें। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इतना ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि अगर मैं बताऊँ आपको कि अगर आपको जस्ट बेसिक संस्कृत आती है, तो अगर आप अपना जो क्वेश्चन पेपर आपको आता है, उस क्वेश्चन पेपर को अगर अपनी आंसर शीट के ऊपर डिट्टो कॉपी कर देंगे ना, तब भी आपके 30 से 40 मार्क्स आ जाएँगे, क्वेश्चन पेपर ही कॉपी पेस्ट करने के। इतना आसान होता है ये। और इससे होगा क्या, आपका 10th का जो रिज़ल्ट है, वो बहुत अच्छा बन जाएगा।
99.4, 99.6 ऐसे परसेंटेज लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे आपको ट्रिक मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी क्लास 10th आई हैव पास क्लास 10 विद फ्लाइंग कलर्स 99.4। क्लास 12 में मेरे 98.6% आए थे। I cleared NEET and now I am in MBBS course in IMS BHU with जो अभी अभी एम्स BHU बन गया है। तो मैं अब आपको एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि आपको ये जो दोनों माइनर सब्जेक्ट्स हैं इनको आपको क्लास में कवर करना है। क्लास में टीचर इंग्लिश का चैप्टर पढ़ा रहा है उसको क्लास में पढ़ के ख़त्म करो, क्योंकि जो टाइम इज़ प्रेशियस, हमारे पास लिमिटेड टाइम है। उसी टाइम के अंदर हमें क्लास 10th में खेलना भी है, उसी टाइम के अंदर हमें कोचिंग्स भी अटेंड करनी है, बुक्स भी पढ़नी है, अपने खुद के जो हॉबीज़ हैं उनको भी परस्यू करना है। हर एक सारे काम अपने को लिमिटेड टाइम में करना है। तो आप इन दोनों को क्लास के अंदर पढ़ के ख़त्म करो, ताकि जितना हमारा टाइम रहेगा वो हम मेजर सब्जेक्ट्स को दे पाएंगे। आगे बढ़े, चलिए। अब ये है आपका पूरा ओवरव्यू। आपका लगभग फरवरी मार्च के अंदर आपके क्लासेस जो हैं क्लास के 10th के स्टार्ट होते हैं। आपका फरवरी मार्च के अंदर ही आपका क्या होता है, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, जिसके बीच के अंदर आपके पास लगभग 1 साल का टाइम रहता है। अब इस 1 साल को हमें अच्छे से यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। अब इसके अंदर क्या है, ये जो छोटे-छोटे लाइन्स मैंने बनाए हुए हैं, ये क्या है, छोटे-छोटे एग्ज़ाम। मेन तो अपना बोर्ड का एग्ज़ाम है, लेकिन फिर भी छोटे-छोटे, जैसे टीचर कोई सरप्राइज़ टेस्ट ले लिया टीचर ने, मिड टर्म आ जाता है, मिड टर्म होता है स्कूल्स में, और भी छोटे-छोटे एग्ज़ाम्स आते रहते हैं। और जब फाइनल बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले स्कूल्स आपको, ताकि एक्सपीरियंस दिया जा सके कि बोर्ड का पेपर कैसा होगा, उसके लिए एक प्री बोर्ड का पेपर करवाया जाता है, जो कि बिल्कुल लगभग आपका बोर्ड्स की तरह सिमुलेट करता है। दोस्तों इन माइनर एग्ज़ाम की मैं आपको इम्पोर्टेंस बताऊँ, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी, जब हमारा एग्ज़ाम होता है तो चीज़ें हमें बहुत जल्दी याद होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको इसके पीछे की फिजियोलॉजी बता सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे फिजियोलॉजी में ये सब पढ़ाया जाता है। इसके अंदर हमारा ना एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि एक स्ट्रेस कंडीशन है, एग्ज़ाम्स आर स्ट्रेस फॉर अस, तो उसके अंदर हमारा सिंपैथेटिक जो टोन होती है इट्स ओवर एक्टिव। सिंपैथेटिक सिस्टम ओवर एक्टिव होता है, जिसके कारण हमारा जो ग्रास्पिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो वैसे ही हमें इसी सिंपैथेटिक टोन को यूज़ करना है पॉजिटिवली। कैसे यूज़ करना है? आपको पता है कि मेरा मिड टर्म एग्ज़ाम है। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आपको पता है कि इंटरनल के उतने ज़्यादा मार्क्स लगने नहीं हैं। तो हम कुछ मेरे दोस्त ऐसे करते थे कि मार्क्स क्योंकि ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, मेन तो बोर्ड वाला एग्ज़ाम होता है, तो वो इसको बहुत लाइटली लेते थे। पर मैं आपको एडवाइस करूँगा, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, कतई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने माइनर एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया, तो यानी कि आपने एक बार उसको रिवाइज़ कर लिया। अगली बार फिर एग्ज़ाम हुआ तो आपने उसी टॉपिक को फिर से पढ़ लिया, आपका वो और स्ट्रॉन्ग हो गया। वैसे ही करते-करते जब आप फाइनल एग्ज़ाम देने जाओगे, तो आप एक चैप्टर को 3 से 4 बार पढ़ चुके होगे। प्री फाइनल के अंदर, प्री बोर्ड के अंदर उसको एक बार फिर से पढ़ लोगे, फाइनल से पहले एक बार फिर से पढ़ लोगे, तो मोटा-मोटा ये आपका, ये हर एक चैप्टर को आप 6 बार लगभग पढ़ लेते हो फाइनल बोर्ड से पहले, ताकि आप पेपर के अंदर उसको अच्छे से याद आ सके आपको, क्या आपको लिखना है। अब आपने पेपर के अंदर, अगर आपकी कंप्लेंट ऐसी है कि जी हम पेपर लिखना शुरू करते हैं और हमारे माइंड में बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, तो उसका सिंगल रीज़न, ये रिवीजन के अंदर कहीं न कहीं डेफ़िसिट है। कहीं न कहीं आपने वो 6 जो रिविज़न्स करनी होती हैं बोर्ड से पहले, आपने वो 6 रिविज़न्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया है। दोस्तों ये एक पार्किंसंस लॉ है। ये कहता है, वर्क एक्सपेंड्स सो एज़ टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। अगर आप एक चैप्टर को, मैंने सोचा कि मैं साइंस का एक चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको 2 दिन लूँगा कंप्लीट करने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे अगर मैं ये सोचूँ कि मैं इस चैप्टर को अगले 4 घंटे में कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो मैं उसको 4 घंटे में भी कर सकता हूँ। ये है मोटा-मोटा पार्किंसंस लॉ। इसका मेन मोटो है कि आपको डेडलाइन सेट करनी है। मैं भी क्योंकि आप ही की फेज़ में था एक टाइम पे, तो मुझे अच्छे से याद है कि जब टीचर हमें कहता था कि आज से 20 दिन बाद आपको अपना ये असाइनमेंट मुझे सबमिट करना है। तो दोस्तों बताओ, हम उस असाइनमेंट को जस्ट 1 दिन पहले सॉल्व करते थे या नहीं? क्योंकि हमारी डेडलाइन जो होती है, वो ही डिसाइड करती है कि हम अपना काम कितने टाइम में करेंगे। तो आपको जो भी काम करना है, आपको उसके साथ एक डेडलाइन ज़रूर सेट करनी है। ये काम करना है,
कब तक इसे कंप्लीट करना है? यू हैव टू डिसाइड दैट डेडलाइन। आगे चलते हैं दोस्तों। एवरेज टाइम स्पेंड ऑन स्टडीज मैटर। आप दिन के अंदर कितना टाइम स्पेंड करते हो पढ़ाई के लिए, ये मायने करता है। ऐसा नहीं कि आप आज जो है 12 घंटे पढ़ रहे हैं, कल को आप 8 पढ़ रहे हैं। मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। जिसके लिए चाणक्य नीति में कितना प्यारा श्लोक मुझे मिला, जिसके अंदर वो लिखते हैं, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य। होगा बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी प्रकार दोस्तों जो हमारी एजुकेशन है ना, ऐसा नहीं है कि 7 दिन में पढ़ के और हमने टॉप कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। दैट्स नॉट पॉसिबल। धीरे धीरे करके आज हमने एक चैप्टर पढ़ा, कल को एक और उसमें ऐड किया। जैसे एक पॉट होता है, उसके अंदर एक बूंद आई, उसके अंदर एक बूंद और आई, 1+1 मिलके 2 हुई। धीरे धीरे करके तभी घड़ा जो है वो पूरा भरता है। वही होता है हमारे एजुकेशन के साथ। आपको कंसिस्टेंट रहना है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि एक ऐसा बच्चा जो इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट का मतलब कि बस आज उसने एक मेरी ये मोटिवेशनल वीडियो देखी, कहीं से देख ली, और फिर वो सोच रहा है कि आज मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, कल को 10 घंटे, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे जोश कम हुआ, 8 घंटे, 4 घंटे, फिर क्या हुआ, कभी फिर 2 दिन पढ़ा ही नहीं बिल्कुल। ऐसे करके आप ये इर्रेगुलर सा पैटर्न देख सकते हो। अगर आप इसने पूरे महीने में कितने घंटे स्पेंड किए पढ़ाई के लिए, जितने ये टाइम हमने इन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 30 किया एवरेज निकालने के लिए, तो इसका एवरेज आया 3.5 आवर्स पर डे। यानी कि ये जो बच्चा है जो इनकंसिस्टेंट है, ये 3.5 3.5 घंटे एक दिन के अंदर पढ़ाई को दे रहा है, मोटा मोटा। अब हम दूसरे बच्चे को चलते हैं, जो कि आप अभी बनने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंटी का मतलब ये है कि आपने हर दिन पढ़ना है। पढ़ना हर दिन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। इससे दोस्तों फ़ायदा क्या होगा ना, आपको डिप्रेसिंग नहीं लगेगी आपकी पढ़ाई। क्योंकि आप आज 12 घंटे पढ़े जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रोबोट नहीं है ना, इंसान है। हमारे भी इमोशंस हैं, हमें भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। वी आर नॉट रोबोट्स। तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ें। अब इस बच्चे को हम देखते हैं, 4 घंटे, ये ज़्यादा 12 घंटे नहीं लगा रहा पढ़ाई के लिए, 4 घंटे ही दे रहा है। और वो भी कभी कभी 3 घंटे हो जा रहे हैं, कभी कभार हो जाता है, पढ़ाई ज़्यादा नहीं हो पाई। तो लेकिन अगर आप इसका एवरेज निकालें ना, अगर आप वो सबको ऐड करके सारे घंटों को डिवाइडेड बाय 30 एक महीने का निकालें ना, तो ये 4.4 आवर्स पर डे आता है, उस बच्चे से ज़्यादा। इसके अंदर आपका फ़ायदा क्या है, आप बिल्कुल ही स्मूथली आप इसके अंदर अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं, आप अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को, अदर जिसके अंदर आपके इंटरेस्ट हैं, आपको गिटार सीखना है, आप गिटार सीख रहे हो साथ में, जो आपके हॉबीज़ हैं आप उनको परस्यू कर रहे हो साथ में, वो भी कर सकते हो। तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। दोस्तों अगला मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जो टॉपिक क्लास में जिस दिन पढ़ाया जाए, शाम में आके उसको कंप्लीट कर देना है। आपको बस ये सिंपल सी चीज़ फॉलो करनी है पूरे साल भर। मुझे पता है ये मुश्किल है, लेकिन क्योंकि आपका जो आपको पाना है वो भी उतना आसान नहीं है। कंपटीशन देख रहे हो दोस्तों कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। आज के कंपटीशन के लिए बोला जाता है कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट मतलब बिल्कुल टक्कर से टक्कर, 1 मार्क कम हुआ और आपके हाथ से आपका ड्रीम ब्रांच चला गया, ड्रीम कॉलेज चला गया, आपसे ड्रीम जो आपका प्रोफेशन था वो सब चला गया। दोस्तों देयर इज़ कट थ्रोट कंपटीशन। दोस्तों आपको जितने मैंने अभी बोला, जितने माइनर एग्ज़ाम हैं उन सबको अच्छे से सिंसियरली देना है, ताकि आपका फाइनल एग्ज़ाम से पहले काफ़ी सारे रिविजन हो जाए। अब आपको इंडिविजुअली बताऊंगा मैं 3 जो मेजर सब्जेक्ट है उनको कैसे कवर करना है। सबसे पहले चलते हैं साइंस। साइंस के अंदर आपका मोटा मोटा देखे जाए 5 यूनिट्स हैं। 5 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट केमिकल सब्सटेंसेस, इसके अंदर आपके 5 चैप्टर्स। धीरे धीरे करके ये जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा आपको ये सब पता चलेगा। अभी जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको पूरे साल भर क्या करना है, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आपका लिविंग वर्ल्ड के आपके 4 चैप्टर्स हैं, नेचुरल फिनोमिना के आपके 2 चैप्टर्स हैं, और आपके इफेक्ट्स ऑफ करंट के 2 चैप्टर्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के आपके 3 चैप्टर हैं। तो आपको इस पूरे साल में 16 चैप्टर जो हैं ये कंप्लीट करने हैं एक साल में। बड़ा टास्क लगता नहीं है, लेकिन जब हम करने चलते हैं ना तब ये बड़ा हो जाता है। लेकिन मैं क्योंकि आपको पूरी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, तो आपके लिए बिल्कुल आसान रहने वाला है। दूसरा आपको क्या करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल इसको सॉल्व करना है। इसके अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं।
आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11th के अंदर इसी के हुए ऊपर आपके फर्दर जो कंसेप्ट हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। नेक्स्ट, आपको नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी क्वेश्चन है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो वो कैसे, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा उसके लिए। तो अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि दोस्तों एक 300 से 400 पेज वाली बुक को रिवाइज करना आसान होगा या फिर एक 50 से 60 पेज वाली नोटबुक को रिवाइज करना आसान होगा एग्जाम से पहले। अभी तो आपको आसान लगेगा क्योंकि अभी पेपर तो आपके एक दो चैप्टर, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चैप्टर के एग्जाम में आ रहे हैं स्टार्टिंग में, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में तो आपके 16 के 16 चैप्टर आने वाले हैं ना। उस टाइम पे 300 पेज पढ़ना इज़ वे डिफ़िकल्ट। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने साथ में नोट्स बनाते चलें, और नोट्स खुद के बनाएं, दूसरों से लेने की उन्होंने आपके जो आप खुद को पता रहेगा ना अपने नोट्स में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। सोशल साइंस को, इसको आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है इसकी, सोशल साइंस की, क्योंकि इट्स वे सफिशिएंट फॉर दैट। आपको इसके अंदर हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और आपको इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है। ये 4 जो हैं इसके मेजर सेगमेंट्स हैं। इसके अंदर आपके अलग अलग चैप्टर्स हैं जो कि आपको फर्दर मैं आपको बताऊंगा। मैथमेटिक्स, आपके पास 2 ऑप्शन है, बेसिक का है, आपके पास स्टैंडर्ड का है। अगर आपको आईआईटी आपने सोच ही लिया है अभी, तो आप स्टैंडर्ड लेंगे। अगर आपने सोच ही लिया है कि आप डॉक्टर की फील्ड में जाने वाले हैं, आपको यूपीएससी की ही तैयारी करनी है, तो आप इधर इस साइड जाएंगे। और अगर दोस्तों आप में से मैक्सिमम लोग जो अभी कंफ्यूज्ड होंगे, कंफ्यूज्ड हैं जो लोग, वो हमेशा बीच में लाया करते हैं और दिक्कत उन सब लोगों के लिए आती है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप स्टैंडर्ड लें, ताकि क्लास 10th के बाद आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो। जी आज मेरा मन ये है, कल को मेरा मन चेंज हो गया तो आप उन दोनों ऑप्शंस को अपने साथ में लेके रखें। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी सॉल्व करनी है मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए और क्या करना है, आपको आर डी शर्मा की एक बुक आती है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं इस बुक के अंदर। आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो भी नहीं पाएंगे, और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे तो आपको डिप्रेसिंग लगेगा कि जी मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मेरी एफिशिएंसी कम हो रही है। नहीं, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ, सारे क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करता। चाहे आपको आईआईटी में भी जाना है तब भी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। आपको इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, उन एग्जाम्पल्स को ज़रूर सॉल्व करना है, क्योंकि हर एक जो एग्जाम्पल है वो एक कंसेप्ट के बराबर है। दोस्तों आपको पढ़ाई के लिए कौन सा टाइम टेबल आपको बनाना है, और मैं अपने स्टडी डेज के अंदर क्या टाइम टेबल फॉलो करता था, उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा, बट ओनली इफ़ अगर आप में से मेजोरिटी उसको चाहते हैं। अगर आपको एनटीएससी कैसे क्लियर करना है, आपको ये जानना है, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। अगेन आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। हाउ टू राइट इन एग्जाम्स, एक टॉपर किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करता है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। मैं उसका लिंक जो है आई सेक्शन में लगा दूंगा, आप उसको ज़रूर देखना। दोस्तों क्लास 10 जो है आपकी एक बहुत ही ज़्यादा एक ना लाइफ चेंजिंग ये क्लास है। कुछ जो ऐसे कंसेप्ट हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे जो आपके फर्दर फ्यूचर में काम आएंगे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसीडर, आप अगर फ्यूचर में कोई वीडियो मेरी मिस नहीं करना चाहते। और दिस इज दरबारा सिंह साइनिंग ऑफ।